ओके। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है कि जिसमें आप अपनी तमाम एक्टिविटीज को और कम्युनिकेशन को इस तरीके से अरेंज कर लेते हो कि आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है और आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजीली अचीव करना शुरू हो जाते हो। सही है। क्योंकि आपकी तमाम एक्टिविटीज में, आपकी तमाम कम्युनिकेशन में एक फ्लो आ जाता है, एक स्मूथनेस आ जाती है। सही है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, चीजें स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो उसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे फोकस कर सकते हो। सही है। अगर आप एक करेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी कंटिन्यूअस। सही है। एम्प्लॉय होगा कंटेंट और प्रॉफिट होंगे इंक्रीज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इनकरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो होगा ये कि टेंशन क्रिएट होगी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। सही है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होगी कॉम्प्रोमाइज और लॉसेस होना शुरू होंगे। लेकिन अगर हम अपनी ढिलाई से बाज नहीं आए तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। सही है। अक्सर मैनेजर्स को लगता है, क्योंकि वो होते हैं मासूम, भोले, नाइव। सही है। तो उनको लगता है कि जो अब्बा ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट कर दिया है तो पूरी जिंदगी वही चलाना है, अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं करना, ये अनयूज्ड ब्रेन जो है वो ऊपर वैसे ही लेके जाना है। उनको बताए कोई कि इस दिमाग का इस्तेमाल करके इस चीज का रियलाइज करो कि आपके पास चेंजेस आ सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, लीगल, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप अब तक फॉलो कर रहे थे शायद अब वो एफिशिएंट ना हो, इफेक्टिव ना हो, तो उसे चेंज करना पड़ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वर्ड स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बनाया गया है तो बनाने के लिए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने कुछ एलिमेंट्स देखे थे जैसे कि चेन ऑफ कमांड, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सही है। फिर शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टॉल, नैरो, वाइड, फ्लैट, ये सब हमने चीजें देख ली थी। सही है। उसमें कोई भी मसला आप लोगों को, हायरार्की का मतलब आपको पता, हायरार्की का मतलब आपको पता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आपको पता है, लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको मतलब पता है। सही है। अब आपके पास एक और दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को शेप देने में, स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा काम करते हैं। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम डिसीजन मेकिंग, तमाम पावर्स जो है सेंट्रलाइज्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सिंगल पॉइंट, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग, सारे पावर, सारे अथॉरिटीज कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सिंगल पॉइंट, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम अथॉरिटीज, तमाम पावर्स, तमाम डिसीजन मेकिंग को क्या कर दिया गया है, स्कैटर्ड कर दिया गया है। सही है। उसे आगे की तरफ जो है स्प्रेड आउट कर दिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ओनर ही तमाम डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, जिसे हम सेठिया ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो किस में आ जाएगी, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी। और जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर होता है कि जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, एसओपीज बनी हुई होती है, बॉस ने भी उन्हें फॉलो करना है, एम्प्लॉयज ने भी उन्हें फॉलो करना है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। एसओपी ने कह दिया है कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज नहीं मैनेज हो रहे, अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो हाथ से ज्यादा आगे निकल चुके हैं, हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पावर को स्प्रेड आउट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। सर सेंट्रलाइजेशन बेहतर है, डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर है? सेंट्रलाइजेशन के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आप सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी पावर को क्या करते हो, या तो कंसंट्रेट कर लेते हो एट अ सिंगल पॉइंट या उसको स्प्रेड आउट कर देते हो। सही है। तो सर व्हाट इफ कि मैं अगर सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस पढ़ लूं और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस पढ़ लूं तो मुझे दोनों का फर्क समझ आ जाएगा? आंसर इज यस। ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूं। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नंबर वन, decision by management are more likely to be taken with regard for the corporate objectives of the entity as a whole. There is a very strong argument in favor of making strategic decisions centrally. सर बहुत मोटे मोटे, बहुत जो है टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको इजी लैंग्वेज में समझें। देखो बात सिंपल यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ओनर, जब एंटरप्रेन्योर खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो वो ऐसे डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए खुद डिसीजन मेकिंग कर रही है, क्योंकि ओनर इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज ओनर। कोई बेवकूफ आदमी ही होगा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाके डिसीजन मेकिंग करता है
क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए थी क्योंकि उसको प्रॉफिट हो, क्योंकि उसकी जो है इनकम इंक्रीज करे, उसको उसको बेनिफिट मिले, उसको फायदा हो, वो रिकॉग्नाइज हो। तो वो जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो ऐसी होगी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए डिसीजन मेकिंग की। तो यहां पे कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि इसके फेवर में, कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है वो सबसे बेहतरीन तब होती है जब ओनर वो खुद कर रहा होता है, एंड इट मेक सेंस, राइट। भाई मैंने आपको कहा था जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो एम्प्लॉय हैं तो वो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे ना, तो उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं है, बेहतरीन डिसीजन मेकिंग करेंगे। बट व्हाट अबाउट देयर इंटेंट, कि मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या पता उनका डिसीजन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो, क्या पता वो 80% ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हो, 20% अपने लिए सोच रहे हो। भाई 20% भी अपने लिए क्यों सोच रहे हो? क्या आपको सैलरी नहीं मिल रही है? क्या आपको इंक्रीमेंट्स बोनसेस नहीं मिल रहे हैं? तो आप उससे ज्यादा के लिए क्यों सोच रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि जो ओनर है उसका 100% डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। इंटेंट क्या होगी? सही होगी। बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाऊं। देखा भाई, डिसीजंस बाय मैनेजमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड मोर इफेक्टिवली इफ ऑल की डिसीजंस आर टेकन सेंट्रली। इसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो ज्यादा कनेक्टेड होता है, वो ज्यादा क्लोज होता है। क्यों? देखो डिसीजन कौन कर रहा है? मैनेजर। और डिसीजन के लिए क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगी? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय से। देखो मैनेजर जो है, जो ओनर है, वो जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज को वो नहीं जानता। और अगर वो जानता भी होगा तो वो हर एरियाज को कवर नहीं कर सकता। अगर वो फाइनेंसेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा। अगर वो मार्केटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स में ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के बारे में नहीं पता होगा। उसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट का हेड जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा होगा, उसको उसके इन्स एंड आउट्स पता होंगे कि मार्केट में कौन सी चीज चल रही है, कस्टमर को क्या चाहिए, सप्लायर क्या सेल कर रहा है, क्या प्राइसिंग है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, क्या न्यूज मार्केट में सुनने को आ रही है, कौन सी चीज ऑब्सोलीट हो गई है। तो यहाँ पे डे एंड पे मैनेजर अपने तमाम एम्प्लॉयज से मिलेगा, उनसे तमाम इंफॉर्मेशन लेगा और इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगी कंपैरेटिवली ज्यादा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। एक और एडवांटेज क्या है? क्राइसिस में जब मुसीबत आती है तो डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। यहाँ पे अक्सर लड़कों की एक जॉब और होती है दही लाने के अलावा, वो ये होती है कि डिस्पेंसर की बोतल चेंज करनी होती है। सही है। तो जो लड़का बिल्डर होता है, जो जिम जाता है, जो सामान उठाता है, ठीक है, तो उसके लिए वो बॉटल उठाना आसान हो जाता है। कि अचानक से वो उसको अम्मी उसको नींद से जगाए और बोले कि बेटा वो पानी की बॉटल चेंज कर दे, तो नींद से जब बंदा जागता है तो वैसे ही वो अपने सेंसेस में नहीं होता है। तो वहां पे पावर डिप्लॉय करके बॉटल लगाना और मुश्किल हो जाता है। तो अचानक से क्राइसिस में एक बंदा उठेगा, तो उसकी जो मसल मेमोरी है कि यार मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं तो जिम में जाके जो है वो 50-50 kg, 70-70 kg जो है वो उठा रहा होता हूँ। तो यहाँ पे ये 19 या 18 kg की जो बॉटल है, इसको उठाने में मुझे कितना मुश्किल लगेगी। तो वो यूज टू होता है। लेकिन जो बेचारे अपने लड़के जो बेचारे जिम भी नहीं जाते और मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हैं और मीम्स देखते हैं, सही है, और मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उनको देखिए क्यों उठाएंगे, फिर जाएंगे आहिस्ता 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 करके लगाएंगे, बोलेंगे यार कमर टूट गई मेरी। तो इसका मतलब ये है कि क्राइसिस में उनसे बॉटल नहीं लगेगी। तो जो बंदा यूज टू होता है ना किसी काम के लिए, तो क्राइसिस में उसको इन चीजों का मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर एक बंदा डेली बेसिस पे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डिसीजन ले रहा है, तो उसके लिए क्राइसिस में कि यार ये डिसीजन ऐसा है कि अगर ये क्लिक कर गया तो ऑर्गेनाइजेशन चल पड़ेगी, और अगर क्लिक नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन बंद। तो उस सिचुएशन में मैनेजर रेडी होगा कि यार क्राइसिस आ चुके हैं तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना मेरे लिए आसान है। लेकिन सोचो अगर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो बार बार डिसीजन मेकिंग नहीं करती है, लेकिन जो लोअर मैनेजमेंट ने पूरा कचरा करके दे दिया, बोला अब आपके हाथ में है प्रभु, कि आप जो है उसको चला लो या फिर इसको उड़वा दो। तो बोलेगा कि मुझे तो वो चलाने, मुझे तो डिसीजन मेकिंग की आदत ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग करूंगा। तो यहाँ पे क्राइसिस में डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। तो ये तीन एडवांटेजेस है। किसी को मसला है यहाँ पे? सही है। बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस के। पहला एडवांटेज ये है कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकल मैनेजर्स होते हैं, जो जूनियर मैनेजर्स होते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, जो लोअर मैनेजमेंट होती है, सही है, वो ग्राउंड रियलिटीज जानती है, वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, सप्लायर्स के साथ, लेंडर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ,
तमाम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ वो कनेक्टेड होती है, उनको उनके डायरेक्ट फीडबैक्स, डायरेक्ट रिव्यूज पता होते हैं, उनको रिएक्शंस पता होते हैं, सही है। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट सर वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो जो सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज था कि जो जो मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट अपने टॉप मैनेजमेंट को जाके तमाम बातें बता देगी, लेकिन जब बात बता रही होगी ना तो शायद वो बात फिल्टर्ड जा रही होगी। कि लेट सपोज मुझे गवर्नमेंट ने आके कहा कि भाई आपने क्या करना है, फौरन से इस पे अमल करना है, अदरवाइज हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे। और यहाँ पे अगर मैनेजर ने इस तरीके से कह दिया कि सर देखें वो धमकी देके गए हैं लेकिन शायद वो बंद ना करें, तो आपकी मर्जी, आराम से देख लें, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरा मैसेज ही चेंज कर दिया। आपने बात वही कही है लेकिन आपने क्या किया, उसकी इंटेंट बिल्कुल चेंज कर दी। तो जो जहां पे खड़ा होता है, जो उसने रिएक्शंस देखे होते हैं, जो उसने एटीट्यूड्स देखे होते हैं, जो सिचुएशन होती है ना, वहां पे वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा अगेन मैकडोनल्ड्स की, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। देखो मैकडोनल्ड्स की जो मैकडोनल्ड्स है उसकी जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि हर मुल्क का, हर शहर का मैकडोनल्ड्स क्या कर रहा है, सेल्फ ऑपरेटेड है, सही है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, सही है। तो मैंने आपको बताया कि जब इसराइल के मैकडोनल्ड्स ने वो पोस्ट लगाई थी अपने उस पे अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई हम जो है ना वो इजरायली आर्म फोर्सेस को फ्री में मील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बड़ा बैकलैश फेस किया था पाकिस्तानी मैकडोनल्ड्स ने। काफी टाइम तक तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट वगैरह दी नहीं, बाद में जब बहुत ज्यादा मसला हुआ तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमारे ऑपरेशन उनके ऑपरेशन अलग अलग हैं, उनकी मैनेजमेंट का हमारे मैनेजमेंट पे, हमारे मैनेजमेंट का उनकी मैनेजमेंट में कोई मुदाखलत नहीं होता, सही है। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की, सही है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ, यहाँ पे मसला ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है ना इन्वॉल्व होती है। अगर उनकी टॉप मैनेजमेंट को पता होता कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो शायद वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, कहती कि तुम अपना मैसेज खुद बना लो। तो ये अपने मैसेज में क्या कर देते, प्रमोट कर देते, भले मुंह झूठ ही सही कि सिर्फ कहने की हद तक ही सही, वो क्या कहते थे, भाई हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और हम क्या करेंगे, कोई डोनेशन भेज देंगे, कोई भी एक्सवाइजी बात कर लेते ना, तो उनकी बात में वजन आ जाता। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो लोकल मैनेजमेंट है उन्होंने उनको नहीं कहा होगा कि भाई ऐसी कोई स्टेटमेंट इन्वॉल्व करो ताकि जो है हमारी आवाम जो है थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए? उन्होंने कहा होगा, लेकिन क्या हुआ कि टॉप मैनेजमेंट कूदी, तो क्या हुआ, लोकल और जूनियर मैनेजमेंट की बात नहीं हो पाई, उसकी वजह से मैसेज सही से डिस्प्ले पोर्ट्रे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जूनियर लोकल मैनेजर्स ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जानते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, ये एडवांटेज है। इसके बाद लिखा हुआ है कि गिविंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स एट डिविजनल लेवल बिलो हेल्प्स टू मोटिवेट द मैनेजमेंट टीम। देखो एक बंदा जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसका मैनेजर उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है, उससे इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन क्या ये चीज काफी है, समझते हैं इस चीज को। लेट सपोज एक फ्रेंड है जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, दोनों मैनेजरियल पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम करता है वो जाके बहुत खुश था, वो जाके बताएगा दूसरे दोस्त को कि यार मेरा जो बॉस है ना वो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, वो मुझसे इंफॉर्मेशन लेता है, सही है, उसको जो भी डिसीजन लेना होता है वो मुझ पर रिलाय करता है, मेरी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करता है। तो इसका मतलब है कि मैं एक की प्लेयर हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो बंदा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो बोलेगा तेरे से तो वो इन्फॉर्मेशन लेता है, मुझे तो उसने डिसीजन मेकिंग दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि वो तुम पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन पे तो रिलाय कर रहा है, लेकिन वो तुम पे इतना ट्रस्ट नहीं करता कि डिसीजन मेकिंग भी तुम्हें दे दे। क्या ये तुम्हारा टाइम सेव नहीं करेगा, क्या ये तुम्हारी वर्थ नहीं बढ़ा देगा? कि लेट सपोज अगर मैं एक चीज जानता हूं तो मैं उसका डिसीजन फौरन ले सकता हूं, लेकिन क्या है कि मुझे मैनेजर को बैठ के 1-1.5 घंटा बात समझानी पड़ती है, उसके बाद क्या पड़ता है, वो समझता है, फिर वो उसको थोड़ा सा एनालाइज करता है, फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो इस एक्टिविटी में 2-2.5 घंटे तुम्हारे और मैनेजर के ज्यादा नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि तुम्हें वैल्यू करता है इस हद तक कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारी जहानत पर रिलाय नहीं करता, तुम्हें डिसीजन मेकिंग करने नहीं देता। जहां पे बेचारा बंदा खुश खुश आया था वो रोते रोते घर जा रहा है कि यार ये तो मेरा डिसएडवांटेज निकला। सही, तो कंपैरेटिवली ये एडवांटेज है कि जो डिविजनल लेवल पे या जो जूनियर लेवल पे मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है, तो उनका मोराल, उनका मोटिवेशन लेवल, मोराल MORALE, मॉरल नहीं, मोराल, सही है, मोराल का मतलब होता है मोटिवेशन लेवल, उनका बढ़ जाता है, वो ज्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा इंकरेज, इंस्पायर्ड फील कर रहे होते हैं, सही है। एक और एडवांटेज है कि डिसीजन कैन बी टेकन मोर क्विकली एट अ लोकल लेवल बिकॉज दे डू नॉट हैव टू बी रेफर्ड टू हेड ऑफिस। देखो इसका ना एक MCQ आया था
इसका एक एमसीक्यू आया था जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें बच्चे छूटते बोलते कि यार कि जो जहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है ना, वहां का एक एडवांटेज है कि डिसीजन मेकिंग क्विकली हो जाती है, क्विकली नहीं होती। अभी तो मैंने बताया, देखो एक बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो ये समझ आता है कि और कोई बीच में जो है अब्रप्ट नहीं करेगा, तो क्या है कि एक डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिसीजन डिविजनल लेवल पे हर बंदा इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस इन्फॉर्मेशन को आपने एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग कर ली। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहां पे आप इन्फॉर्मेशन ऊपर देते हो, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है क्विक है, वहां पे डिलेड है। तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवांटेज है वो क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। बाकी के जो तीन ऑप्शंस है ना, उनमें से कोई एडवांटेज होगा, जब वो एमसीक्यू आएगा तब उसको देख लेंगे। देन आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मेनी डिसीजंस हैव टू बी मेड, प्रोबेबली टू मैनी फॉर सीनियर मैनेजर एट हेड ऑफिस। अब देखो किसी और फ्रेंचाइज की बात करते हैं, कोई और जैसे लेट्स सपोज बात करते हैं शेल की भी नहीं, पीएसओ की बात करते हैं। पीएसओ तो पाकिस्तानी ब्रांड है ना। अब पीएसओ के कराची में कितने पेट्रोल पंप होंगे, ऐसी तुक्का कोई नंबर? हाँ, होंगे 1 लाख से ऊपर होंगे ना? ना, 1 लाख से कैसे ऊपर होंगे? चलो एक काम, हो सकते हैं भाई, हो भी सकते हैं, यू नेवर नो। चलो एक काम करो, 10,000, 10,000, 20,000, 10,000 कर, चलो 10,000। ठीक है, कराची में होंगे, सही है। अगर 10,000 कराची में, कराची एक बड़ा एरिया है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज आपके पास पूरे मुल्क में मुझे नहीं पता कितने शहर होंगे, लेकिन अगर तुक्का लगा लो 100 शहर होंगे आपके पास, 100 शहर में आपके पास अगर 10-10 हजार हैं, तो उसका मतलब कितने हो गए? कितने हो गए? 1 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख शेल के पेट्रोल पंप है। तो एक पेट्रोल पंप पे दिन में कितनी डिसीजन मेकिंग होती होगी? ऑन एवरेज 100, सही है। तो 10 लाख इंटू 100 कितने हो जाएंगे? ये 10 करोड़। 10 करोड़ डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाओगे? तो यहां पे, और ये तो सिर्फ नेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी हो तो और ज्यादा डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगी। तो यहां पे इट इज इम्पॉसिबल कि हर एक छोटा बड़ा मैटर लेके टॉप मैनेजमेंट के पास लेके जाया जाए। तो यहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पे डिसीजन मेकिंग होती ही डिवीजन लेवल पर है। ये इसका खुद से ही एडवांटेज बन जाता है। मेक सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए, कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया? हमने चेन ऑफ कमांड भी पढ़ लिया था, हमने लेयर्स और लेवल्स भी पढ़ लिया था, हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया था, हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ लिया था। एक रह गया, वर्क स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर। वर्क स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले आपको ना किसी एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। आपके पास एक सीए का इंस्टीट्यूट, आपका अपना सीए का इंस्टीट्यूट है। आपने 3 एम्प्लॉय हायर किए, ए बी सी, अब्दुल बशीर चौधरी, सही है। आपने 3 लोग हायर किए। आपने ना अब्दुल बशीर चौधरी को कह दिया कि भाई मुझे ना एडमिशन चाहिए, सही है। मैं नहीं जानता कैसे चाहिए, तुम तीनों ना सेल्स के बंदे हो, तुम तीनों ने क्या करना है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, तुम तीनों ने कॉल्स खड़कानी है, तुम लोगों ने क्या करना है, एसएमएस चलाने हैं, तुम तीनों ने सारे काम करने हैं, तुम तीनों ने क्या करना है, आउटरीचेस पे जाना है, सही है। तुमने सारे काम करने हैं, ठीक है। बोल के चले गए बॉस। अब जब बोल के चले गया ना, तो क्या क्या होगा देखो। नंबर 1, अब लेट सपोज ए बी और सी, उनके टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। अब 9 बजे से 6 बजे तक एक बंदा 9 बजे जब ऑफिस में आता है तो 9 बजे काम करना शुरू नहीं हो जाता, सही है। आधा घंटा उसको चाहिए होता है कि अपने आप को सेंसेस में लेकर आए, काम के रिदम में लेकर आए। इट हैपेंस, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है, कुछ सुस्त होगा तो उसको 1.5 घंटा भी लग जाता है, सही है। आधा घंटा समझ लो, आधा घंटा उसको लगा, तो आधा घंटा तो यहाँ गया। अब जब छुट्टी आने लगती है तो जाहिर सी बात है कि एंड में वो थोड़ा सा अपने काम को निपटाने की भी कोशिश करता है, तो आधे घंटे में प्रोडक्टिविटी और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आधा आधा घंटा वहां से चलेगा, तो 1 घंटे की तो आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, और ये नेचुरल है, सही है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि लंच ब्रेक होता है, वो तकरीबन 1 घंटे का होता है, और उसके बाद जो है वो असर और मगरिब की नमाज भी बीच में आ सकती है। तो इसका मतलब है कि आधा घंटा वहां लगा लो, तो 1.5 घंटा वहां चले गया। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के 9 से 6 कितना टाइम हो गया? 9 घंटे। 9 घंटे में से 2.5 घंटे आपके चले गए, तो 6.5 घंटे बचे। तो 6.5 घंटे ऐसा था कि प्रोडक्टिव आवर्स थे, सही है। जो लोग कहते हैं ना हम 9-9 घंटे काम करते हैं, आप 9-9 घंटे काम नहीं करते, आप 6.5 घंटे काम करते हैं। उसमें भी अगर कोई बंदा सुस्ती वगैरह कर रहा है तो और आवर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। चलो 6.5 वो टाइम था कि जिसमें प्रोडक्टिविटी आ सकती थी। अब हुआ ये कि ए बी और सी तीनों आते, सुबह 9:30 तक चाय वाय पीते, उसके बाद वो फ्रेश होते। अब ए कह रहा है कि मैं क्या करूंगा कि मैं सुबह सुबह कॉल्स करना शुरू हूं। बी ने कहा कि मैं काम करता हूं कि मैं जरा आउटरीचेस पे निकल जाता हूं, जरा कोचिंग्स वगैरह पे, कॉलेजेस में चक्कर लगा कर आता हूं कि कोई मुझे अपने बच्चों से बात करने का मौका दे।
और जो है वो सी ने कहा कि मैं काम करता हूँ कि मैं जो है कॉल्स वगैरह, सॉरी मैं ना सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह कर लेता हूँ, सही है। तो ए ने क्या किया, 3 घंटे कॉल्स की, सही है। बी ने क्या किया, 3 घंटे वो आउटरीचेस पे गया। और सी ने क्या किया, 3 घंटे सोशल मीडिया देखा, सही है। अब ए क्या करेगा, अब बोलेगा कि मैं जरा निकल जाता हूँ और मैं जरा आउटरीचेस कवर कर कर आता हूँ। बी ने कहा मैं अभी आया हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि सोशल मीडिया देख लेता हूँ। सी ने कहा मैंने सोशल मीडिया देख लिया, मैं कॉल्स कर लेता हूँ। इसी तरीके से तीनों ने अपने अपने काम करके 6 बजे लोग घर वहां से निकल गए। अब देखो इसमें क्या क्या मसले होंगे। पहला, ए ने सबसे पहले कॉल्स करना शुरू की थी। जब सी ने दूसरी बार कॉल्स करना शुरू की तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ए ने 100 कॉल्स की है तो सी ने उन 100 कॉल्स में से 10 रिपीट कर दी होंगी। तो जब उनको दूसरी बार कॉल आएगी ना उन्हीं लोगों को, तो वो इरिटेट होंगे कि यार अभी तो इनकी कॉल आई थी, फिर से कॉल कर रहे हैं, चलो ठीक है फिर, चलो कोई मसला नहीं, हो सकता है गलती से कॉल लग गई हो। फिर जब बी ने शाम में कॉल की होगी तो उन 10 में से 5 को फिर कॉल लग गई होगी। तो वो बाबू लगे रख साले रख ऐसे बात है, बोलेगा यार इतना तो मुझे उसका भी फोन नहीं आता जितना तुम मुझे फोन कर रहे हो। सही है, मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूं, तुम फोन कर रहे हो। सही है। तो उसको गुस्सा आएगा, तो आप अपना कस्टमर लूज कर जाओगे। तो क्या होता है कि आपके पास रिपीटेशन आ जाती है, डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वर्क आ जाता है, सही है। दूसरा, भाई सोशल मीडिया पे आप जब क्या नाम है मार्केटिंग कर रहे हो, तो देयर पॉसिबिलिटी कि एडमिशंस ओपन की पोस्ट एक बंदे ने सुबह लगा दी, एक बंदे ने शाम में लगा दी, उसने नहीं देखा होगा सुबह की पोस्ट लगी हुई है। तो उससे क्या होता है कि रीच जो है सोशल मीडिया की खराब हो जाती है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम क्या करते हैं, आपके आपकी पोस्टों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप थोड़ा ब्लैकलिस्टेड होना शुरू हो जाते हो अगर रिपीटेशन या फिर मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, सही है। और दूसरा कि आप सिर्फ पोस्टिंग पे फोकस करोगे क्योंकि कम टाइम होगा आपके पास। अब बाकी कंपेटिटर्स की पोस्ट को देखना, यूट्यूब पे थोड़ा सा सोशल मीडिया को सीखना, थोड़ा सा एनालाइज करना, वो तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, सही है। इसके अलावा आउटरीचेस में भी हो सकता है कि एक ही कैंपस में 3 लोग जाके पहुंच जाए। तो बोले साले तुम इतने डेस्परेट हो कि जाओ कि मतलब बच्चे खरीदना चाह रहे हो क्या तुम लोग। तो ये आपका ना इंप्रेशन खराब करता है, रेपुटेशन होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, एक होता है ना मोमेंटम बनना शुरू होता है कि एक बंदे ने लाइक सपोज एक कॉल करना शुरू की। तो शुरू में कुछ कॉल्स खराब होती हैं, थोड़ा सा रिदम बेहतर होना शुरू होता है। फिर क्या होता है कि आपके पास जैसे ही 3 घंटे पूरे हो गए ना, उसके बाद जब आपका इंजन फुल गर्म हो जाता है, फिर क्या होता है कि आप अपना काम चेंज कर देते हो। तो आपकी एक्सपर्टीज ही नहीं आ रही। जब आपने 100 कॉल्स निकाल ली, अब आपको लगता है कि अब जो 2 कॉल्स करूंगा वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा एंगेजिंग होगी। तो आपको एक्सपर्टीज भी नहीं आ रही होती है। और इसमें टाइम लॉस बहुत होता है क्योंकि एक काम को जब स्किप करके स्विच करके दूसरे काम पे आते हो तो उसमें भी ट्रांजिशनल पीरियड लगता है 15-20 मिनट का। तो इसका मतलब है कि बंदा एक दिन में 2 ट्रांजिशन मार रहा है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे काम में। तो 40-45 मिनट वहां चले गए। तो 6.5 घंटे में से भी आपके 1.5 घंटा और निकल गया, 5.5 घंटे हो गए। फिर वो जो आपने ब्लेंडर्स किए, जो रिपीटेशन की, उसके मसले मसाइल। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर बंदे को हर काम नहीं दे सकते। तो कॉन्सेप्ट आया डिविजन ऑफ लेबर। आप लेबर को डिवाइड कर दो कि किस चीज पे, स्पेशल काम की बेसिस पे, तो उसको काम करते करते क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, वर्क स्पेशलाइजेशन। क्या आ जाएगी, वर्क स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। एक बंदा फुल डे कॉल करता रहेगा, आपने देखा ना कॉल सेंटर वाले क्या होते हैं, उतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उनको पता होता है कि किस किस्म का जो ना कॉलर है। वो शुरू के मेरे ख्याल से 2 सेंटेंसेस से वो समझ जाएंगे कि यार ये मुझे टफ टाइम देने वाला है, या मैं इसको सेल कर सकता हूँ, या मैं इसके साथ मीटिंग कर सकता हूँ। उसको पता है कि मेरा सक्सेस रेट यहाँ पे कहाँ है। अगर उसको लगता है कि एक बंदा सिर्फ तफरी कर रहा है, मजाक कर रहा है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, तो वो शायद खुद ही कॉल काट देगा और फिर उसको कॉल नहीं करेगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। लेकिन एक बंदा जो है बेचारा, वो उसको कॉल्स करने की आदत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसी में आधा घंटा जाया कर देगा जो कि कन्वर्ट होने वाला था ही नहीं। सिमिलरली सोशल मीडिया वाला फुल डे अगर सोशल मीडिया करेगा तो उसने दिन में 2 से 3 पोस्ट करनी है। बाकी दिन वो क्या करेगा, कंपेटिटर्स के पेज विजिट करेगा, ट्रेंड्स देखेगा, हैशटैग्स देखेगा, सही है। यूट्यूब पे सीखेगा किस तरीके से आप कैंपेन बूस्टिंग वगैरह कर सकते हो, क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन से सोशल मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया वो ट्राई कर सकता है कि कौन सी ऑडियंस है, क्या है। बात समझ आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, सही है। तो ये भी क्या करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको हेल्प कर रहा होता है। देन अब देखो यहां पे ये तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए, सही है। लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ऑल द अबव की एलिमेंट्स। जितने भी आपने की एलिमेंट्स पढ़े ना, उनकी बेसिस पे आप 2 किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, बिल्कुल। ये बात हुई 2 एक्सट्रीम्स की। एक एक्सट्रीम है टॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्सट्रीम है आपके पास वाइड ऑर्गेनाइजेशन, सही है। एक आपके पास है टॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक आपके पास है वाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 एक्सट्रीम्स है। जो आपके पास वाइड या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें एक्सट्रीम में फर्क क्या है। जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, लिखा हुआ है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिस्टिक। और जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक वर्ड से तो आपको समझ आ ही रहा है,
कि ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे गो विद द फ्लो वाला सीन होता है, यहाँ पे चीजों को टेस्ट किया जा रहा होता है, और फिर उसके हिसाब से क्या होता है, जो चीजें आपको बेहतर लग रही होती है आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे चीजें रिजिड नहीं होती, रेजिस्ट नहीं कर रही होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, चीजें अपने हिसाब से अपना रूम बना रही होती है। सही है। और जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पे एसओपीज बना दी जाती है, वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, प्रोटोकॉल सेट कर दिए जाते हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है। मैं भी दोनों की एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है ना, आप क्या कर सकते हो, उनको मिलाकर टॉल या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। हमने वर्क स्पेशलाइजेशन पढ़ा था। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्पेशलाइजेशन रिजिड होती है। आपने क्या करना है, वर्क स्पेशलाइजेशन को तरीके से फॉलो करना है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वर्क स्पेशलाइजेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। भाई आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में क्या होता है कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा होगा, तो जो है सर मुर्तजा कहेंगे दूसरे टीचर को कि काम करो कि आप ये स्टूडेंट को ये वाला टॉपिक वापस से पढ़ा दो। अब यहाँ पे अगर लेट सपोज वर्क स्पेशलाइजेशन होती, तो सर मुर्तजा कहते कि नहीं, जो टीचर है वो वही टॉपिक पढ़ाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो हम टीचर चेंज कर देंगे, लेकिन दूसरे टीचर को ये अलाउ कर ही नहीं सकते कि वो क्या करे कि दूसरे डोमेन में जाके पढ़ाना शुरू कर दे। सही है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तुम देखोगे वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं होता, दूसरा बंदा उसका काम करना शुरू हो जाता है। स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, छोटी यूनिवर्सिटीज में होता है, इसके अलावा जो है छोटे बिजनेसेस होते हैं, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे ये हो रहा होता है। रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। सही है। इसके अलावा जो आपके पास छोटे मोटे कार्ड्स लगे होते हैं, उसमें ये चीज हो रही होती है। सही है। तो वर्क स्पेशलाइजेशन टॉल में ज्यादा डिग्री पे फॉलो हो रही होगी, फ्लैट पे लो डिग्री पे फॉलो हो रही होगी। सही है। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें, तो जब जाहिर सी बात है वर्क स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो डिपार्टमेंट भी रेजिस्ट करेंगे, डिपार्टमेंट भी रिजिड होंगे। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे जब प्रिंसिपल रह चुका हूँ, तो टाइम एंड अगेन ये लोग क्या करते हैं कि मेरी मैनेजेरियल या फिर मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को यूज कर रहे होते हैं। कोई फीडबैक लेना होता है, कोई मार्केटिंग कैंपेन चलानी होती है, कोई काउंसलिंग करनी होती है, कोई इंटरनल डिस्कशन होती है, तो उसका मैं पार्ट होता हूँ। वरना अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी होती, वो बोलते हैं भाई आप फैकल्टी, आप अपने काम से काम रखें, आपने मैनेजमेंट में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। सेल्स वाले लोग कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को असिस्ट कर रहे होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट लोग कभी काउंसलिंग वालों को असिस्ट कर रहे होंगे, कभी इवेंट वगैरह हो रहा होता है, तो सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में लग जाते हैं। सही। इवेंट मैनेजमेंट का कोई अलग से डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। सही। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन टॉल होगी तो लेयर्स क्या होंगी उसकी, टॉल होगी तो उसकी लेयर्स ज्यादा होंगी, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसकी लेयर्स कम होगी। सही है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा, और जब आपके पास वाइड ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास बढ़ जाएगा। सही है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होगी। सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैकेनिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पे हर चीज को क्या करना है, फॉलो करना है आपने। और जब आपके फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज होगी। जब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस नया नया आया था, मैं आपको एग्जांपल वो दूंगा जो आप रिलेट कर सको। तो जब नया नया आया था ना, तो जाहिर सी बात है कि चीजें उस वक्त बनना शुरू हुई थी, तब ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा फ्लैट थी। अब तो थोड़ा बहुत कहे कि थोड़ी सी टॉल होना शुरू हुई है, लेकिन उस वक्त बहुत फ्लैट थी। उसमें क्या था कि सर मुर्तजा इब्राहिम, सही है, उनके अंडर आता था मैं, और फिर क्या होता था कि मेरे अंडर सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते थे। सही है। और हर डिपार्टमेंटल हेड होता था। सही है। वो एक एक बंदा हेड कर रहा होता था, डिपार्टमेंट हेड गया, एक बंदा उनको असिस्ट के लिए दे दिया जाता था। तो ये आपके पास छोटी सी हायरार्की थी। तो उसमें सर मुर्तजा इब्राहिम भी डिसीजन मेकिंग करते थे। सही है। वैसे तो ओनर है, मैं भी डिसीजन मेकिंग कर लेता था इंडिपेंडेंटली, मुझे मतलब किसी को जवाब नहीं देना होता था। सही। एट दैट टाइम फाइनेंस हेड अपने डिसीजन कर लेता था, सेल्स हेड अपने डिसीजन कर लेता था, वो मुझसे भी नहीं पूछता आकर। सही है। तो वहां पे क्या होता था कि डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज्यादा क्या थी, डिसेंट्रलाइज थी। लेकिन अब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रलाइज होना शुरू हो गई है, कि या तो सर मुर्तजा डिसीजन करेंगे, या जुहैर डिसीजन करेगा, या ताहिर डिसीजन करेगा। ठीक है। लेकिन जुहैर और ताहिर के सामने भी सर मुर्तजा का डिसीजन, सर मुर्तजा का डिसीजन जो ना इन दोनों की डिसीजन को भी क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सेंट्रलाइज होना शुरू हो गई है। चेन ऑफ कमांड, ये तो आपको पता है कि जहाँ पे लेयर्स ज्यादा होंगी वहां पे चेन लॉन्ग होगी, जहाँ पे लेयर्स कम होगी वहां पे चेन शॉर्ट होगी। मेक सेंस। सर एग्जाम्पल,
मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी आपके पास आर्म फोर्सेस की एग्जांपल्स मौजूद है ना, वो सब मैकेनिस्टिक में चली जाती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, मैंने एक दफा पढ़ा भी था कि इनकी रैंक्स बहुत ज्यादा होते हैं। 15-15, 20-20 रैंक्स होते हैं, 25-25 रैंक्स होते हैं। और ये अपने रैंक्स को लेके ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कि लेट सपोज अगर कोई रेयर एडमिरल है, कोई अगर ब्रिगेडियर है, उनको नहीं कहते कि ब्रिगेडियर को कैप्टन कह दो, कैप्टन को कर्नल कह दो। इनकी बहुत हड़ी आती है। सही, क्योंकि रैंकिंग की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिस्टिक अप्रोच इनको कहती है कि वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, लेयर्स, इन सब का ख्याल रखना है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे जाके पोक नहीं कर सकता। ये लोग करते भी हैं तो फौरन से क्या करते हैं, बहुत ब्लंटली जवाब दे देते, मना कर देते कि आपने आपने जो है ना इंटरप्ट नहीं करना है, आपने इंटरफेस नहीं करना, तो ये सारी चीज इंटरफेयर नहीं करना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है। और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिसका रोल फिट हो रहा होता है वहां पे उसको मूव करवा देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। एलिमेंट्स मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गए होंगे। अब जब आपको एलिमेंट समझ आ गए सारे, तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सवाल आप लोगों का? आप लोग काफी खामोश हो गए हो। कोई सवाल तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अनान है, करण है, कश्यप है, मास, मुनीबा, और अरे नीचे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वासिफ। किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कोई बात समझ नहीं आ रही हो, आवाज नहीं आ रही हो, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो अभी से रिलेटेड, पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो डिस्कस कर लीजिएगा। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, बैठो ऐसे ही, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नमाज नहीं पढ़ी थी? तुम लोगों के इंटर के वक्त पे सिंधी थी? मैट्रिक तो वो तो मुझे याद है। मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा कि क्लास 11 और 12 सिंधी लाजमी, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन इतना सिंधी पढ़ने के बाद ये है कि मछली पल्ला वाला गाना सबको समझ जरूर आ जाएगा। वो तो है ही उर्दू में लिखा से उसमें जो गाने, हाँ, नुक्ते डाल देगा। सही। यार कोई अरेबिक डाल देते। हाँ, सिंध में सरवाइव कर पाओगे? लेकिन जो कोर्सेज के स्कूल में अरबी है। अच्छा, चॉइस थी उर्दू और सिंधी में। अच्छा, अब ये है मेरे ख्याल से, जिनको उर्दू पढ़ना वो उर्दू पढ़ ले, जिनको सिंधी पढ़ना है सिंधी पढ़ ले, ये कहना चाह रहे हो करण? लेकिन अगर अलग से ऐड किया तो आई बिलीव कि एक सेकंड लैंग्वेज ना, या तो हमारी दीनी लैंग्वेज हो के आखिरत में बचे हो जो बचत हो जाए, या कोई दुनियावी लैंग्वेज हो के कम से कम बाहर जाके कुछ कमा सके। तो आपको पता है कि फ्रेंच जो है वो इंग्लिश से ज्यादा पॉपुलर है। फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश से ज्यादा पॉपुलर है। तो जो फ्रेंच सीख लेता है ना, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अच्छा, इसका तो सिंपल है। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है ना, अगर आप उसमें नेटिव फ्लुएंट हो, तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आप उनकी एम्बेसी में जाके जॉब करो, आपको फौरन से जॉब मिल जाती है। एम्बेसी में अच्छी सैलरी मिलती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्वालिफिकेशन है। आपने मैट्रिक भी किया हुआ है ना, आपको जॉब मिल जाएगी। सही है। फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहो, वहां पे जॉब करते रहो, आपको ग्रोथ वगैरह मिलेगी। इसके बाद क्या है कि जब आपने कोई बैचलर्स वगैरह कर लिया ना, कोई भी फारिग सा भी बैचलर्स कर लिया, सही है, तो उसकी बेसिस पे क्या है कि आप अब्रॉड जा सकते हो उस मुल्क की पाकिस्तान एम्बेसी में। आसान है, कितना सिंपल करियर पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज सीखो, उसमें महारत हासिल करो। और लोगों को लैंग्वेजेस नहीं आती है, तो अभी तो ये इसका स्कोप बहुत है। तो मैं तो कहूंगा कि सब कोई ना कोई इंग्लिश, कोई ना कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो इंग्लिश के अलावा। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पोर्टुगीज है, चाइनीज है, ये कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं। हाँ, हाँ, मैंडरीन होती है। अक्सर लोग ज्यादा चाइनीज कहते हैं, वहाँ मैंडरीन सबसे पॉपुलर है, चाइनीज भी है लेकिन मैंडरीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। गाली वाली तो नहीं दी कोई? हाँ, सिंध में। वहां तो हर सरकारी इदारा एम्बेसी है ना। नहीं, अगर अच्छा है, अगर बंदा जो है वो सेकेंड ईयर में अगर सिंधी 1 सिंधी 2 पढ़ ले, उसकी सिंधी बेहतरीन हो जाए,
उसके बाद क्या करे, पैसे से खिला के शिनाख्ती कार्ड में अपना जो है ना सिंधी करवा ले, अपना सरनेम कुछ करवा ले जो भी सिंधी होता है। हाँ 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 दिखाने वाला बेटी। हाँ, वो सिर्फ, हाँ ये भी सही। चले स्टार्ट करें क्लास। चलो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपके पास इस बुक में 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए गए। कितने? 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए गए। सर क्या 5 होते? नहीं भाई, मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जनरली 3 है, लेकिन स्पेसिफिकली बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक में 5 पढ़ाए गए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं। तभी तो मैंने बताया था कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर बुरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अच्छे बुरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर नहीं होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होंगे। सही है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफर बिटवीन एंटिटीज। एंटिटी टू एंटिटी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरी कर रहे होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी शुड बी अप्रोप्रिएट। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो एंटिटी के लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए। क्या? कि एंटिटी का साइज क्या है, किस स्केल पे वो बिजनेस कर रही है। सही है। उसका नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है और वो क्या अचीव करना चाह रही है, उसका पर्पस क्या है। सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एनेबल करे, वो अलाउ करे ऑर्गेनाइजेशन को क्या, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कामों को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना दे। सही है। आपके पास अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट हो सकता है और एट अ टाइम मल्टीपल भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ये मल्टीपल वाली बात मैं आपको इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। देन चले, आपके पास जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं वो ये है। सही है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलोगे सर आपको नींद आ रही है, या तो 4 लिखे आपने 5 कहे थे। पांचवा है वर्चुअल स्ट्रक्चर। सही है। पांचवा आपके पास है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहां पे हम पहले ये 4 पढ़ेंगे फिर वर्चुअल पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर करो, एक ही बात है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज होगा ना वो होगा सेंट्रलाइजेशन का। यहाँ पे जो एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा सेंट्रलाइजेशन का, कि यहाँ पे एक सिंगल ओनर अपने बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा होता है, तो तमाम डिसीजन मेकिंग वही कर रहा होता है। सही है। ए में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर सारे डिसीजन मेकिंग करता है और वो डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट नहीं करता। बी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट की पर्सन होता है वो खुद ओनर होता है, और लिखा हुआ है यहाँ पे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो लिखा है ना, देयर इज नो फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां पे फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑफिशियल। फॉर्मल का मतलब मैंने बताया था रिटर्न, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं होती है। कि लेट सपोज एक बंदे को हायर किया गया और उसको कह दिया गया कि भाई आपने क्या करना है कि आपके जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 6 है और आपने मंडे से फ्राइडे तक आना है। सही है। वो जॉब पर आया, एक हफ्ते के बाद क्या कह दिया गया कि भाई अब आपने जो है ना वो क्या करना है, 10 से लेके 7 तक आना है, मतलब 1 घंटा आगे की तरफ मूव कर दिया और आपका सैटरडे ऑन है। तो वो बंदा बोलेगा कि भाई तुमने मुझे 9 से 6 के टाइमिंग कहे थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि इवनिंग में एमबीए करना शुरू कर दिया था और सैटरडे को मेरी जो ना दिन के वक्त पे क्लासेस होती हैं, तो अब तो मैं नहीं आ सकता। तो वो बोलेगा भाई आपके टाइमिंग चेंज हो गए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। तो बोलेगा सर आपने मुझे रिटर्न में एग्रीमेंट दिया। तो बोला मैं नहीं मानता। जब बोला जाओ पुलिस वालों के पास चले जाओ, गवर्नमेंट के पास चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मैं नहीं मानता। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी कोई सूट फाइल करेगा, वो फिर एग्री करेगा फिर जॉब छोड़ेगा। तो यहाँ पे कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता भी है तो वो फॉलो नहीं होता, ना वो ऑफिशियल है ना वो रिटर्न है। रिटर्न है तो ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल है तो रिटर्न नहीं है, मतलब कभी भी वो चेंज हो सकता है। सही है।
operations and processes are likely to be simple and the entity will probably sell just a small number of products। यहाँ पे दो चीजों की इंडिकेशन हो रही है, सही है, कि ऑपरेशंस यहाँ पे सिंपल होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, 10 12 15 20 25 टास्क हुआ करेंगे, सही, बहुत ज्यादा टास्क नहीं होंगे कि चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाए, और यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे। इसका मतलब अभी आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे होगा, शायद अभी स्टार्ट भी हुआ हो, सही है। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, सही है। फिर लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट होता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने अर्ली फेज में होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई होती है, सही है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से डायरेक्ट रिलेशन होता है, देखो आगे बात लिखी हुई है, और लिखा हुआ है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू होती है साइज में या स्केल में, तो फिर क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो ओनर होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है, वो डिसीजन मेकिंग डेलीगेट नहीं करता, यहाँ पे सेंट्रल पर्सन वो है, फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं वो सिंपल होते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शायद अपने अर्ली फेज पर हो, यहाँ पे ओनर का और एम्प्लॉय का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर समझ आ गया, आगे बढ़ जाएं। लिखा हुआ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम 6 बातें डिस्कस करेंगे, कितनी, 6 बातें, 2 होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 होंगे एडवांटेजेस, 2 होंगे डिसएडवांटेजेस। कहां लिखे हैं मैं मार्क करवा देता हूं। सबसे पहली बात, कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्रुप करता है लोगों को बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रेड्स दे हैव या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव एंड द सिमिलर टास्क दे परफॉर्म। A functional organization groups together people who have comparable skills and perform similar tasks। सही है, पहली बात ये हो गई। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, आपने 20 25 और अपने 200 250 टास्क लिखे थे, उसमें से आपने कुछ टास्क को, सिमिलर टास्क को अलग करके एक डिपार्टमेंट बना दिया था। भाई लेट सपोज एक बंदा आता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उससे पूछा आप क्या कर सकते हो, उसने बोला मैं एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करता हूँ, एक ने बोला मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, एक ने बोला मैं बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूँ, तो आप इन तीनों को उठा के क्या करोगे, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट में डाल दोगे? नहीं सर, आप इन तीनों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, मार्केटिंग का फंक्शन है। एक बंदा आया बोल रहा है कि यार मैं जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी करता हूँ, एक ने कहा कि मैं टैक्सेशन बहुत अच्छा करता हूँ, एक ने कहा मैं ऑडिट बहुत अच्छा करता हूँ, आप तीनों को उठा के क्या करोगे, एचआर डिपार्टमेंट में डाल दोगे? नहीं सर, आप उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में लेके जाओगे। तो कंपेरेबल स्किल्स हो और सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट को ग्रुप कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट में उनको डाल दिया जाता है। तो सर यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सही है। पहली बात समझ आ गई, पहली बात ये लिखी हुई, अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स टुगेदर पीपल हु हैव कंपैरेबल स्किल्स एंड परफॉर्म सिमिलर टास्क। दूसरी बात यानी कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, कि दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फेयरली टिपिकल फॉर स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरियल किसके लिए, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी, ये किसके लिए, स्मॉल टू मीडियम। तो सर दिमाग ये कहता है कि जब आपकी एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू करे तो नेक्स्ट स्टॉप वुड बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सही है, क्योंकि स्मॉल से मीडियम स्केल की तरफ ये ज्यादा फायदेमंद होती है। दोनों बात समझ आ गई। अब 4 बातें रह गई, 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस। 2 एडवांटेजेस में लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक हेड होगा, सही है, उसको आप चेयरमैन कह लो, आप उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, सही है, उसके अंदर क्या होगा, आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सही है, उसके अंदर आपके पास डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स क्या होंगे, डिपार्टमेंट के हिसाब से होंगे, फाइनेंस, सही है, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर, सही है, तो आपके पास डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर तुम अपने माइंड में बना सकते हो और तुम मतलब क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर को, सही है। तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, सही है। और दूसरा कि ये क्या एनेबल करता है, ये एनेबल करता है वर्क स्पेशलाइजेशन। एक बंदा अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसकी एक्सपर्टीज सेल्स की है, वो सेल्स ही परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगी, उसकी सेल्स स्किल्स बेहतर हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी, सही है, उसकी जो है कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें स्पेशलाइज करना शुरू हो जाएगा। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग स्किल्स बेहतर हो जाएगी, सही है, कि किस तरीके से मीडिया बाय करना है,
सही है, किस तरीके से आपने टीवीसी बनानी है, सही है, आपने जो है किस ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करना है, इसकी एक्सपर्टीज बेहतर हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है। सही है, अच्छा होना एलिमेंट पहले पढ़ लिए, अब आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आ रही है। सही है, इसके दो एडवांटेजेस समझ आ गए, पहला कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, और दूसरा है कि यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन प्रमोट हो रही होती है। तो चार बातें हो गई। पहली क्या, कि यहाँ पे लोगों को ग्रुप कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द कंपैरेबल स्किल्स एंड द सिमिलर टास्क दे परफॉर्म। सही है, दूसरा इसका क्या है कि ये स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होता है। फिर तीसरा बात क्या मैंने बोली कि यहाँ पे सिंपल टू अंडरस्टैंड है ये, और चौथा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। अब दो बातें रह गई, दोनों क्या है डिसएडवांटेज, कि यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मैंने बताया ना डिपार्टमेंट से अलग अलग, तो एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि यहाँ पे ना आप रिलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप रिलेट नहीं कर सकते। भाई देखो, तुम सीए के स्टूडेंट हो ना, सही है, तुम लोग बड़े एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सही, पीआरस में तो नहीं कर रहे होगे लेकिन आगे जाके करोगे। सही है, लेकिन अगर कोई एमबीए का स्टूडेंट तुम्हारे पास आएगा, बीबीए का स्टूडेंट तुम्हारे पास आएगा ना, और तुम बोलोगे यार कि मैं नहीं मिल सकता, मैं पढ़ रहा हूँ, तो दिल भी लाइक के यार तुम बड़ा शो ऑफ करते हो कि हर वक्त पढ़ रहा हूँ, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारी भी पढ़ाई मुश्किल होती है। तो यूल बी लाइक व्हाट, तुम्हारी पढ़ाई मुश्किल होती है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हमने जो डिफिकल्टी लेवल देखा है वही डिफिकल्टी लेवल होता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, उससे ऊपर सीए होता है। मैं दोनों से रिलेट कर सकता था, मैं दोनों का एडवोकेट हूँ। सही है, एमबीए में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, और सीए में मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था ना पढ़ने का। सही है, तो होता है ऐसा, सीए के अंदर ना बहुत पढ़ाई हो रही होती है, आपको डे वन से पढ़ना पड़ता है, अपने कोर्स को प्लान करना पड़ता है, उसको खत्म करना होता है। कोर्स खत्म करना एक बहुत बड़ी जो है जंग है, फिर उसको पढ़ के रिवाइज करना एक बहुत बड़ी जंग है, फिर उसको रिटेन करना एक बहुत बड़ी जंग है, फिर पेपर में रिप्रोड्यूस करना बहुत बड़ी जंग है, फिर उसका रिजल्ट का वेट करना बहुत बड़ी जंग है। तो इसमें बहुत सारी जंगें हैं। सही है, हाँ, रिजल्ट को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी जंग है, तो ये होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट इजी। सही है, लेकिन क्या होता है कि कभी भी आपको ना एक्सटर्नल स्टूडेंट कभी भी क्रेडिट नहीं देगा। सही है, मैंने देखा है ये, एलएलबी वाले, मेडिकल वाले, सही है, ये क्रेडिट नहीं देते। आई अंडरस्टैंड कि एलएलबी डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड जो है एमबीबीएस डिफिकल्ट है, बट कौन फेल करता है? करते हैं फेल, लेकिन सीए जितना फेल करते हैं नहीं। मैं तो हर बंदे को डिग्री लेते हुए निकलते देखता हूँ। मैं तो नहीं देखता कि कोई कोई बंदा बोल रहा है कि यार मेरा एलएलबी नहीं होगी, कोई बहुत मुश्किल था, या मैं पेपर बहुत दफा फेल कर चुका। होते होंगे, 20% होते होंगे, बट यहाँ पे 20% वो जो पास कर जाते हैं, और 2% वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रूफ्स मौजूद हैं, स्टैटिस्टिकल प्रूफ मौजूद है कि यार यहाँ पे जो ना डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, तो लोग रिलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते, जिन्होंने पूरी जिंदगी ही मार्केटिंग की होती है, मार्केटिंग पढ़ी होती है, और मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें देखी होती हैं, या जो जिनसे मिल भी रहे होते हैं वो भी मार्केटिंग के लोग होते हैं, तो वो कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं समझ पाएंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो नंबर्स में खेले बैठे उठे हैं, वो कभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को समझ रिलेट नहीं कर सकते। आई हैव सीन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज तो समझो कि सालों से चलते हुए आ रही है। वो क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले चोर है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले सुस्त हैं, कि ये काम नहीं करते, और वो कहते हैं कि ये चोरियां करते रहते हैं। तो ये आपस में रिलेट नहीं करते, उनको लगता है कि यार इनको बजट मिलता है, ये बजट को पार्शियल अप्लाई करते हैं, बाकी खा जाते हैं। इसमें होती है कुछ सच्चाई, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि पांचों की बराबर है, हर बंदा वही काम कर रहा हो। तो सर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं, इसके सोल्यूशन मौजूद हैं, हाँ मौजूद है, लेकिन सोल्यूशंस ना हमेशा 100% अप्लाई नहीं होते। शायद 60% 70% प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे, लेकिन 30-20% तो रहेगा। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गया? सही है। और लास्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, हम पाकिस्तानियों की अप्रोच क्या है, अगर दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो हम किसी तीसरे बंदे को बोलेंगे ना यार कि इनकी लड़ाई छुड़वाओ, अरे लड़ने दे, खुद ही सही हो जाएंगे। कभी भी अगर दो लोग कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करके। तो ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो अगेन बॉस कौन है, नाइव, बेवकूफ, वो कहता है कि अरे लड़ लड़के थक जाएंगे खुद ही। नहीं सर, वो लड़ लड़के अगला स्टेप क्या होगा, वो खामोश हो जाएंगे, वो कम्युनिकेशन रोक देंगे। फिर जाहिर सी बात है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो जो कम्युनिकेशन चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ग्रो करने की फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को ग्रो करने के लिए, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं देगा। लेकिन दोनों ग्रो क्यों हो रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। जब दोनों ही ग्रो नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रुक जाएगी। तो वही नाइव मैनेजर्स क्या करेंगे, फिर अपनी जो टूटी फूटी ऑर्गेनाइजेशन की लाश लेके जा रहे होंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन
बंद हो गई इन लोगों के फंडों की वजह से, इनकी कम्युनिकेशन खत्म होने की वजह से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन करवानी है। तो ये डिसएडवांटेज बन जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की 6 बातें। पहला, कि यहाँ पे कंपैरेबल स्किल्स और सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वालों को एक ग्रुप में बना दिया जाता है। सही है। दूसरा, कि यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट करती हैं। तीसरा, कि यहाँ पे इसको समझना आसान है। चौथा, कि यहाँ पे जो है वर्क स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। पांचवा, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। छठा, कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सही है, बात समझ आ रही है? ये मैं मार्क कर देता हूं। 2 बातें आपके पास ये रही। सही है। फिर उसके बाद 2 बातें आपके पास ये रही। और फिर उसके बाद 2 बातें आपके पास ये रही। सही है। ये आपके पास 6 बातें हो गई हैं। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ आ जाएगा। अच्छा, बाकी के दो जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं भूल गया, हमने एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट नहीं पढ़े, डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजन। कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी। तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स यूज हो। डिपार्टमेंट्स क्या होता है? डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया जाता है और उनको ग्रुप कर दिया जाता है इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। सही है। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है, कि जिसमें सिमिलर टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। और उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन आ जाते हैं? वो लोग जो सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। सर व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करो कि उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन से ही अलग कर दो। उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दो, एक अलग डिवीजन बना दो। डिवीजन का एक और नाम होता है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जब आएगा ना डिवीजन तब बता दूंगा। सही है। तो आप उसका एक अलग से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना देते हो, एक अलग डिवीजन बना देते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। लेट सपोज, हाँ, तबानी से एग्जांपल ले लो। भाई, तबानीज है, उसमें सीए होता है, बिल्कुल होता है। उसमें एसीसीए होता है, बिल्कुल होता है। उसमें इंटरमीडिएट होता है, होता है। सही है। तबानीज जब शुरू हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1996 में जब तबानी शुरू हुआ होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने अपना सीए, अगर वो इससे ऑफर कर रहे होंगे तो उन्होंने एसीसीए और उनका जो इंटरमीडिएट कॉलेज है एक ही बिल्डिंग में खोल लिया होगा, एक ही नाम से खोल लिया होगा। सही है। जब उन्होंने देखा ग्रोथ आना शुरू हुई है, सीए में उनके पास बेतहाशा बच्चा है, एसीसी में ग्रो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में नाम बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कर दिया तबानीज कॉलेज अलग। सही है। तबानीज का सीए का स्कूल अलग, एसीसी का स्कूल अलग कर दिया। सही है। तो अब ये 3 अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्रेमिसेस के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट से डिवीजन बना दिए, डिपार्टमेंट से डिवीजन बना दिए। आप केनस जाओ, आप केनस के प्रेमिसेस में एंटर होते हो। सही है। एक बंदा बैठा है, सीए का काउंसलर है, बराबर में बैठा है एसीसी का काउंसलर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट है सीए का, एक डिपार्टमेंट है एसीसीए का। लेकिन तवानीस में जाओगे, एक बिल्डिंग सीए की है, एक बिल्डिंग एसीसीए की है, एक बिल्डिंग कॉलेज की है। जहां जाओ ना तो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, यहाँ सबके दरवाजे अलग अलग हैं। आप लेट सपोज सीए वाले दरवाजे पे आके बोलते हो भाई मुझे ना तवानीस कॉलेज जाता है, तो बोलेगा चक्कर लगा के पीछे से दूसरे गेट से जाओ और कॉलेज में जाओ। तो मतलब है कि ये सीए का कॉलेज है, ये सीए का स्कूल है, ये इंटरमीडिएट का कॉलेज नहीं है। तो वो डिवीजन बन गए। डिवीजन में क्या होता है कि जब आप अपने फंक्शंस को बिल्कुल अलग करके, स्प्लिट करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दो, एक नया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना दो, दिस इज कॉल्ड डिवीजन। तो सर, डिपार्टमेंट से डिवीजन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने बताया ना कि जब ऑपरेशंस आपके काबू से बाहर हो जाते हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हो, उसका भी अलग डिवीजन बना देते हो कि ज्यादा बेहतर है कि ये बिजनेस अलग से चले और ये बिजनेस बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट करे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, समझ आ गई बात? सही है। तो डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि जब आप अलग सिमिलर नेचर के कामों को अलग अलग ग्रुप कर देते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन की छत के अंदर, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। उन्हीं कामों को आप अलग अलग करके एक सेपरेट यूनिट्स बना दो। सही है। आप क्या करो, उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दो, वो कहलाता है डिवीजन। सही है, बात समझ आ गई? तो ये भी एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट लग रहा था? डिपार्टमेंटलाइजेशन का। अगला क्या नाम है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज कंपनीज
often find it unruly to operate as one large unit under functional organizational structure. It becomes impossible कि आप क्या करो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सको। क्यों? उसका शेयर साइज, उसके जो लार्ज साइज है ना, उसने क्या किया है कि जो ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर देते हो, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हो। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात बस यहीं पे लिखी हुई थी। सही है, इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो रीड कर लेना, तुम लोगों को समझ आ जाएंगे। सही है, ये डेफिनेशन है, नीचे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि डिविजन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब आपके पास डिविजन अलग अलग तरीके से हो सकती है, प्रोडक्ट डिविजन, कस्टमर डिविजन, प्रोसेस डिविजन, ज्योग्राफिकल डिविजन। प्रोडक्ट डिविजन, कस्टमर डिविजन, प्रोसेस डिविजन, ज्योग्राफिकल डिविजन। मैं सारी एक एक डिविजन समझा देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट डिविजन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सही है, एंड यू फील लाइक कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि हम किसी एक ब्रांड पे फोकस करें और गलती से हमारे हाथ से दूसरा ब्रांड स्लिप कर जाए जिसको हमने इतनी मेहनत से ब्रांड बनाया, और वो क्या हो कि खत्म हो जाए। तो ज्यादा बेहतर है कि दोनों ब्रांड्स को अलग अलग कर देते हैं और दोनों ब्रांड्स आपस में कॉम्पीट भी करें और क्या है कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। तो उन्होंने क्या किया, डिविजन ऑर्गेनाइजेशन बना दी। सही है, अभी मैंने आपको जो तबानी सी एग्जाम्पल दी वो प्रोडक्ट डिविजन की एग्जाम्पल है। एक प्रोडक्ट क्या है, सी है, एक प्रोडक्ट क्या है, एसीसी है, एक प्रोडक्ट क्या है, इंटर कॉलेज, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसे तोड़ दिया कि अगर वो एक ही साथ रखते तो शायद वो सीए पे फोकस करते, एसीसी पे फोकस ना करते, वाइस वर्सा, या कॉलेज पे फोकस नहीं करते। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल दी है वो दी है जनरल मोटर्स की। जनरल मोटर्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि क्या करती है कि उसके ना ब्रांडेड कार्स मौजूद है। उसके पास शेवरले मौजूद है, बुइक मौजूद है, इसमें इसके पास जीएमसी और कैडिलेक है। बुइक, कैडिलेक, शेवरले और जीएमसी, चार गाड़ियां मौजूद। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे ऑपरेशंस ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसको सिंगल हैंडेडली अगर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि कोई ना कोई प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि चारों की अलग अलग कंपनीज खोल दे। बुइक की अपनी कंपनी खोल दी, कैडिलेक की अपनी कंपनी खोल दी, शेवरले की अपनी कंपनी खोल दी और जीएमसी की अपनी कंपनी खोल दी। और जनरल मोटर्स क्या करता है, सिर्फ इनको स्ट्रेटेजिकली मॉनिटर कर रहा होता है। तो अब वो एक कंपनी है ना, उसकी अपने प्रोडक्शन है, उसकी अपनी मार्केटिंग है, उसका अपना फाइनेंस है, उसका अपना एचआर है। तो वो एक अलग कंपनी के तौर पे चल रही है, एक अलग बन गया एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सही है, तो वो एक कैडिलेक, शेवरले, जीएमसी। अब मुझे एक बात बताओ, इनका आपस में भी कंपटीशन है और ये बाकी गाड़ियों से भी कॉम्पीट कर रही हैं। सोचो कि अगर टॉप 10 में बोइक जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है, शेवरले जो है वो चौथे नंबर पर आ रही है, जीएमसी 10वें नंबर पर आ रही है, तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है कि आपकी जीएमसी जनरल मोटर्स कंपनी की तीन गाड़ियां टॉप 10 में आ रही हैं, तो ये तो अच्छी बात है कंपटीशन में। अब लेकिन जीएमसी पता क्या करेगी, एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वो कोशिश करेगी कि मैं अब कॉम्पीट करके और ऊपर आने की कोशिश करूं, तो हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। फायदा तो अल्टीमेटली जनरल मोटर्स को है ना। सही है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिवीजन की एग्जांपल है, समझ आ गई? सही है। कस्टमर डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन ये होती है कि मैं अपने कस्टमर्स को किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कस्टमर दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है बिजनेस। आप अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कस्टमर बेसिस को। सही है। एक कंपनी है अलीबाबा। सही है, अलीबाबा एक बी टू बी पोर्टल है। जैक मा जो है वो 90s में जब गया था यूएस, जैक मा जब 90s में यूएस गया था तो वहां से ना वो टेक्नोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड होकर आया। सही है, जब वो वापस आया तो लेट 90s में 96 97 में उसने डिसाइड किया कि अरे टेक्नोलॉजी चाइना में भी होनी चाहिए, क्योंकि चाइना उस वक्त ना काफी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। सही है, वो कर रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं थी। तो जैकमा ने कहा कि भाई हमारे पास भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। तो जैकमा ने स्टार्ट किया अलीबाबा, और जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना उनको कहा कि भाई तुम क्या करो कि अपने बिजनेसेस को मेरे मेरी वेबसाइट पे लगा दो और दूसरे बिजनेसेस को सेल करो इंटरनेशनली। तो जब उन्होंने लगाया तो जाहिर सी बात है उसको भी सेटबैक्स वगैरह आए होंगे कि इंटरनेट का इशू उसका मसला रहता था, इसके अलावा जो है पेमेंट ऑप्शंस का मसला रहता था कि पेमेंट कैसे करें, सिक्योरिटी वगैरह के थ्रेट्स होते हैं। तो जैकमा रुका नहीं, उसने भी क्या किया, जो ऑनलाइन पेमेंट्स की सर्विसेज बना के दी, जैसे कि उसने बना के दिया टी पे, ऐसे उसने बहुत सारे जो है और अली पे बना के दिया उसने। सही है, ऐसे उसने बहुत सारी सर्विसेज बना के दी, तो जो कि बहुत ज्यादा जो है वो चाइना में ग्रो हुई। लेकिन पर्पस क्या था
कि अली बाबा ने फोकस किया दूसरे बिजनेसेस को। तुम लोग तो शायद पता नहीं पैदा भी नहीं हुए हो या फिर याद नहीं हो तुम लोगों को। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अर्ली 2000 में हमारे जो पुराने एरियाज थे ना, वहां पे ठेले वाले आके बैठे थे, जो पठान ठेले वाले आके बैठे थे। तो ये बेचते थे हर माल 5-5, हर माल 10-10। तो जो पेन हम लोग 10 रुपए का 15 रुपए का खरीदते थे वो 5 रुपए का हो गया था। जो मार्कर्स हम लोग 10-12 रुपए के खरीदते थे वो 5 रुपए के हो गए थे। मतलब हर चीज 5-5 रुपए के अंदर आ गई थी। तो वो कैसे आई थी? हुआ ये होगा कि जो अली बाबा का जो वेंडर है, उसने ये जो सस्ती चीजें बनाई, सही है, तो पाकिस्तान में उन्होंने क्या कंटेनर मंगा लिए। सबने मिल के कंटेनर मंगा लिए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग एरिया में ठेले में बेचना शुरू कर दिया। तो वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम बिकता था। तो उनकी मार्केट तो इंटरनेशनल चली गई ना। तो लोगों को यहाँ पे चाइना का प्रोडक्ट मिला, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, फिर अपने ओपिनियंस दिए कि चाइना का प्रोडक्ट जो है पायदार नहीं होता है। लेकिन चाइना ने एक कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर दिया। ये सस्ता खरीदो ताकि जब यूज करने के बाद फेंक दो। सही है। तो ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने B2B जब ये सक्सेसफुल हो गया, तो जैकमा जो एक बंदा था, मैंने आपको बताया कितना विजनरी था कि उसने जब बिजनेस निकाला उसके प्रॉब्लम्स के लिए भी बिजनेस निकाल दिया। तो उसने सोचा कि अब टारगेट करते हैं B2C। तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले उसने स्टार्ट किया अली एक्सप्रेस, जिसे तुम लोग परचेज करते हो। तो अली एक्सप्रेस से कैसे परचेज कर लेते हैं? क्योंकि वो B2B नहीं है, वो B2C है। सही है। चाइना में उसका एक और बड़ा बिजनेस है इसी B2C का, टी मॉल के नाम से। सही है। तो ये जो है बेसिकली जैक मा था जिन्होंने जिसने अपने मिड 40s में ये बिजनेस स्टार्ट किए और 60s में सारे बिजनेस को खैराबाद कर दिया। अब वो इनमें से किसी का भी जो ना वो नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। सबका फाउंडर था लेकिन चेयरपर्सन किसी का भी नहीं। 20 साल में उसने सारे बिजनेस स्टार्ट करके छोड़ के फेंक दिए लोग। लेकिन अली बाबा को कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा, कोई बीट ही नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा वो बिजनेस चल रहा है। तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया, पहले उसने टारगेट किया किसको, बिजनेसेस को। फिर उसने टारगेट किया कस्टमर्स को। तो उसके जो डिवीजन थे वो क्या थे, कस्टमर डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन नहीं थे। सही है। यहाँ पे कस्टमर डिवीजन की एग्जांपल है जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे इनके पास बेबी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। सही है। जिसमें आपके पास जो है लोशंस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, सही है, शैम्पूज होते हैं। सही, ये सारी चीजें उनके पास, सोप्स वगैरह होते हैं। सही है। आपको ये बात पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है ना मेडिसिन में भी डील करता है, मेडिसिन भी होती है उनकी। सही है। क्या आपको ये पता है कि वो जो लैब टेस्टिंग मशीन होती है वो भी जॉनसन एंड जॉनसन बनाता है? तो जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने कस्टमर डिवीजन को 3 हिस्सों में तोड़ा। एक वो कस्टमर जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो कि इनके जो स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज करेगा। सही है। बेबी केयर प्रोडक्ट परचेज करेगा। सही है। फिर उसके बाद उन्होंने टारगेट किया फार्मेसीज को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, कि उन्होंने कहा कि भाई दवाइयां हम बना देंगे, डिस्ट्रीब्यूट तुम लोग कर दो। तभी उसके नाम पे बहुत ज्यादा जॉनसन एंड जॉनसन नहीं लिखा होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा हुआ होता है। सही है। और तीसरा, इन्होंने जो है ना अपना कस्टमर बनाया ये बिजनेसेस को, जो कि मेडिकल फील्ड के बिजनेस, जैसे लैब्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई। वहां पे इन्होंने क्या किया कि अपनी मशीन रखवा दी, एक्सरे और जो है ब्लड टेस्ट वगैरह की जितनी भी मशीन होती है ना, सारी इन्होंने वहां पे रखवा दी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसकी होगी, जॉनसन एंड जॉनसन की। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोसेस डिविजन। मैंने पत्नी आप लोगों को बताया था नहीं बताया था, चलो मैं आज एक बात बता दूं कि बिजनेस के ना आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है 5: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सही है, क्वार्टरनरी और क्विनरी। 4-5 एक्टिविटीज होती है, लेकिन 5 को भी कंसाइज किया जा सकता है इनटू 3: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सही है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जो आप नेचर से रॉ मटेरियल हासिल करते हो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। सही है। तो हाँ, रॉ मटेरियल हासिल करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज हासिल करते हो, दिस इज प्राइमरी एक्टिविटी। सही है। जिसमें फिशिंग आ जाती है, माइनिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, लंबरिंग आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, गैदरिंग वगैरह आ जाती है। सही है। फिर आपके पास आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें आप क्या करते हो कि वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होते हो। या तो फिनिश गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हो, या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हो। सही है। फिर आपके पास आ जाती है टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा होता, लेकिन प्रोडक्ट की सेल्स को इंश्योर किया जा रहा होता है। इसमें
ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ऑपरेशन, सब सब आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा अगर क्वाटरनरी और क्वेनरी समझना ना, क्वाटरनरी और क्वेनरी क्या है, ये टर्शरी का अपडेटेड वर्जन है। वो तमाम सर्विस एक्टिविटीज जो नॉलेज बेस्ड है, जैसे कि टीचिंग हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, काउंसलिंग हो गई, सही है, एक्सपर्टीज हो गई इंजीनियर्स की और लॉयर्स की, तो ये क्या है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज है। क्वेनरी एक्टिविटीज होती है लीडरशिप पे बेस्ड, ऑन्टरप्रनोरशिप पे बेस्ड होती है क्वेनरी, तो सर टर्शरी में तीनों ही आ गई, सही है। तो ये प्रोसेसेस कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस। कुछ आपने बिजनेसेस देखा होगा जो कि सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेसेस सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, सिर्फ टर्शियरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। इम्तियाज जब नया नया मार्केट में आया था, वो टर्शियरी एक्टिविटी परफॉर्म करता था, कि जितने भी प्रोडक्ट्स वो परचेज करता था वो इंश्योर करता था वो सेल हो जाए, तो वो शेल्फिंग देता था, वो एयर कंडीशनिंग देता था, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल देता था, आपको जो है वो कार्ड वगैरह दे देता था, मतलब एक बंदा सुकून से शॉपिंग कर सकता था। तो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या मिल जाता था, टर्शरी एक्टिविटी मिल जाती थी एक ही प्लेटफॉर्म पे, सही है। फिर इम्तियाज ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी क्या करूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में चले जाऊं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोविड आया ना, सबसे पहले तो कोविड से सबसे पहले उसने कोविड से स्टार्ट किया। कोविड में उसने क्या किया, अपने हैंड वॉश, अपने हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए थे, सही है। उन्होंने अपने जो है सबसे पहले ये बनाना शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी एक्टिविटी शुरू की, उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटी शुरू कर दें। तो ये जो पोल्ट्री आइटम बेचते हैं ना, जैसे चिकन बेचते हैं या फिर आपके पास जो एग्स बेच रहे होते हैं, तो ये जो तमाम चीजें ना, ये इन्होंने अपने इनके अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं। तो पोल्ट्री एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, सही है। उसके बाद वो जो मुर्गी को ज़िबा करना, उसकी खाल निकाल के गोश्त वगैरह, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, सही है। उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी वो सेल भी कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ये जो खुला दूध बेचते हैं या जो लोकल बटर बेचते हैं, जो चीज बेचते हैं, तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर लें। तो उन्होंने क्या किया, अपने डेयरी फार्म लगा दिए। तो डेयरी फार्म लगा के उसमें उन्होंने जो गाय भैंसे वगैरह पालना शुरू कर दी, सही है। फिर उसी से उनको गोश्त भी मिल गया, सोर्सिंग हो गई, सही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इतने सारे पीस ऑफ लैंड मौजूद है, वहां पे एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दो। तो सब्जी वगैरह भी उगाना शुरू कर दी, दालें वगैरह भी। तो इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद इम्तियाज जो ना अपने ही सारे प्रोडक्ट, अभी तो उन्होंने कपड़े वगैरह बनाने भी शुरू कर दिए, तो कॉस्मेटिक्स में भी आ गए हैं। तो कुछ टाइम के बाद तो कुछ ज्यादा ही, तो वो भी कबाबजीज का दूसरा वर्जन है, सही है। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो कुछ बिजनेसेस क्या करती है, टर्शियरी एक्टिविटी में डील करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी है, बो वाटर थंडर बे, कैनेडियन कंपनी है, सही है। इसका काम क्या होता है, न्यूज प्रिंट्स बनाना, मतलब अखबार के पेपर बनाना, और जो है पल्प वगैरह बनाना, सही है। तो इनका काम क्या होता है कि इनके पास अपने जंगलात के हिस्से हैं, वहां पे क्या करते हैं, दरख्त को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको काटते हैं, उससे लकड़ी हासिल करते हैं, सही है। लकड़ी हासिल करने के बाद क्या करते हैं, इनके पास होता है कि ये उसकी कटिंग करते हैं, उसकी केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, यानी कि न्यूज प्रिंट बनाते हैं, सही। न्यूज प्रिंट बेच देते होंगे अखबार वालों को, और वो क्या करते होंगे, उस पर न्यूज वगैरह प्रिंट करते होंगे। तो इनकी क्या एक्टिविटीज है, ट्री कटिंग, केमिकल प्रोसेसिंग और फिनिशिंग, तो इनकी प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेस अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, सही है। कुछ जो ये जो फास्ट फूड होते फ्रेंचाइजीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, सही, कुछ अपने प्रोसेस में डाल लेती हैं कि बन तक वो बनाएंगी, सही है। तो बन बनाना आगे तो प्रोसेस में आ जाएगा, नहीं होगा तो वो आ जाएगा परचेज के अंदर, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हो गया प्रोसेस डिविजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफिकल डिविजन। ज्योग्राफिकल डिविजन जो होता है वो होता है एरिया के हिसाब से, कि आप क्या करते हो कि एरिया को टारगेट कर रहे हो। तो कि मेरा बिजनेस लेट सपोज अगर यूएस में है, तो मेरा बिजनेस जो होना चाहिए एशिया के अंदर, एशिया के अंदर क्या होना चाहिए, लेट सपोज इंडिया के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, सही, चाइना के अंदर होना चाहिए। अगर यूरोप के अंदर है तो यूरोप के अंदर जो ना इन कंट्रीज में होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। तो ये क्या है आपके पास, ये होता है ज्योग्राफिकल डिविजन, इररिस्पेक्टिव कि वहां के कौन लोग हैं, उनका क्या कंजम्पशन पैटर्न है, वो वहां जाके डिसाइड कर लेंगे। कि हर ज्योग्राफिकल डिवीजन दूसरे ज्योग्राफिकल डिवीजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, सही है। कि अगर आपके पास जो है हार्डीज है, सही है, हार्डीज का जो मेन्यू यूएस का है, क्या वो पाकिस्तान का भी है, नहीं। तुम लोगों ने कभी हार्डीज की एडवर्टाइजमेंट देखी है, सही है। तुम कभी उसकी पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट देखना, हार्डीज की, सही है। तुम लोगों को पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट वैसी दिखेगी जो बाकी की होती है, केएफसी, मैकडोनल्ड्स और कबाबजीज वगैरह की, वैसी एडवर्टाइजमेंट होगी। फिर तुम कभी हार्डीज की एडवर्टाइजमेंट देखना यूएस की, और फिर तुम कभी यूएस की एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, फिर तुम लोग आगे मुझे बोलोगे सर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने चाहिए थे, क्योंकि वो सब लिमिनल
वो डबल मीनिंग, सही है, और वो वल्गर किस्म की एडवर्टाइजमेंट बनाता है। नहीं, वो डबल मीनिंग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, वो अलग है, वो अलग चीज, लेकिन इनकी जो एड्स होती है ना, वो लिटरली क्या होती है, वो डबल मीनिंग होती है, लेकिन वो डबल मीनिंग इस सेंस में होती है कि जो मीनिंग वो दिखा रहे होते हैं ना, वो नहीं होता, वो विजिबल वो मीनिंग होता है जो हम लोग समझ रहे होते हैं, लिटरली। उसका नाम क्या है, नाम क्या है इस कंपनी का? हार्डीज, गेट द हिंट। जानबूझ के ये, तो अगर पाकिस्तान में ऐड करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में बिजनेस चल पाएगा नहीं। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या बोला कि हमें सेल भी करना है, सही है, तो हम क्या करेंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट मेथड को चेंज कर देंगे। ये जो मैकडोनल्ड, तुम बोले तो आप मैकडोनल्ड्स क्यों आ जाते, इसकी एग्जांपल बड़ी मजे की है। मैकडोनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया में गया था, जब मैकडोनल्ड ऑस्ट्रेलिया में गया तो किसने खरीदा नहीं, परचेज नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि ये लोग फास्ट फूड खाते हैं, सब कुछ है, फिर क्यों मैकडोनल्ड्स नहीं चल रहा। तो इन्होंने थोड़ा सा ना कल्चरल जो ना अप्रोप्रिएटनेस को अप्लाई किया, कि इन्होंने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स बहुत चलती हैं, उसमें स्लैंग लैंग्वेज बहुत चलती है। ऑस्ट्रेलिया वाले ना, वो नहीं है मेथी, तो वो ना हर चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करके या थोड़ा सा ना चेंज करके बोलते हैं, सही है। तो इन्होंने मैकडोनल्ड्स को नाम वहां पे चेंज करके क्या रख दिया, वहां पे रख दिया, नहीं नहीं, उन्होंने पहले क्या रखा था, मैका, मैका, सही है। तो जब ना मैका रखा ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे अचानक से लोग परचेस करना शुरू हो गए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि साले पागल वागल है क्या, पहले मैकडोनल्ड्स था तो नहीं खा रहे, नाम चेंज कर दिया तो खाना शुरू हो गए। तो ये चीज ज्योग्राफिकल डिवीजन का पार्ट होता है कि आप जिस टेरिटरी में जा रहे हो ना, आप ये सोच के नहीं जा रहे कि मेरा प्रोडक्ट उनके लिए क्या होगा, आप यहाँ सोच के जाते हो कि पहले उस टेरिटरी में उतरे, फिर उनके हिसाब से प्रोडक्ट करें। भाई ये जो आपके पास इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मैकडोनल्ड चलता है, क्योंकि वहां पे आलू टिक्की बर्गर, वह टिक्की तो आलू टिक्की के नाम से है, तो वो इसलिए चलता है। अच्छा, वो आलू टिक्की तो कहते हैं, लेकिन उनकी आलू टिक्की के अंदर जो ना मटर भी होते हैं, उसके अंदर फूल गोभी भी होती है, पनीर भी होता है, सही है, तो ये सारी चीजें उनके बर्गर में होती है, सही है। पाकिस्तान में तो हम बोलते हैं आलू वाली चीज तो हम फ्री में खाते हैं, कि बर्गर के साथ फ्राइज फ्री आ जाएं, या कोई दोस्त फ्राइज खिला दे, या घर में बना के खा लें। आलू वाली चीज में हम पैसे नहीं देते, तो हम थोड़ी के वो मैकडोनल्ड्स का वो खाते हैं, तो मैकडोनल्ड्स में, हाँ, 100 रुपए, 100 रुपए ये लेता है, 100 रुपए लेता है। अच्छा, पता नहीं है, मैं तो फ्री में खाता हूँ। सही है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। अब हमारे जो है दो रह गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक हमारे पास है कौन सा था, एक मैट्रिक्स और एक था वर्चुअल। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों से जो मैंने 10 मिनट का शुरू में ब्रेक मांगा था ना, तो सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो तुम्हारे पास यूट्यूब पे अब तक की सारी क्लासेस अपलोडेड है, इसको छोड़, ठीक है। तो जिसको अगर कोई रिविजन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं।